सबसे पहले दोस्तों सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेशन की करते हैं शुरुआत। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल में इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, जिससे कि लगातार अपडेट आपके दोस्तों को भी मिलती रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और आज का पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वागत के साथ करता हूँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, दिए गए चित्र में आप कितने घन देख रहे हैं? ये आप चित्र देख रहे हैं ना मेरे राइट साइड में, मेरे सर के ऊपर। इस चित्र में आप कितने घन देख रहे हैं? यह प्रश्न छात्रों का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा है। क्या उनकी एक गणितीय समझ के लिए, बी ज्यामितीय और स्थानिक समझ के लिए, तीन संख्या की समझ के लिए, या चार सामान्य समझ के लिए। यानी हाउ मेनी क्यूब्स यू फाइंड इन द पर्टिकुलर picture below are seen. This question is attempting to evaluate students what their mathematical understanding, their geometrical and spatial understanding, for the understanding of numbers and for understanding of general understanding. Okay, so right option यहाँ पर ABCD के रूप में आपके सामने लिखा है और मैं चाहूंगा जवाब मिले, और बहुत ही खूबसूरती से पहला जवाब आपने बिल्कुल सही चूज किया। देखिए, सबसे बड़ी याद रखिएगा बात, पहली बात तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने घन हैं। जब उसने घन के बारे में बात की तो घन किस में आता है? वो पार्ट होता है ज्यामिति का। दूसरी बात, अगर यहाँ घन भी ना होता, कोई और शेप भी होती तो शेप किस में आती हैं? हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप शेप्स के बारे में बात करते हैं तो शेप्स हमेशा स्थानिक समझ में आती हैं। स्पाइटल थिंकिंग जहां पर भी होगा वहां पर शेप्स जरूर होगा। तो शेप्स रिलेटेड अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप बेझिझक होकर के वहां पर स्थानिक समझ लगा देंगे। तो राइट ऑप्शन बी था, एकदम सही पकड़े आप लोग। ज्यामिति और समझ और स्थानिक समझ को बढ़ाने के लिए ऐसे सवाल बच्चों को दिए जाते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, वन मोर क्वेश्चन, त्रिकोण या त्रिभुज में कम से कम दो कोण होने चाहिए। कैसे दो कोण होने चाहिए? चलो देख लेते हैं भैया आपका जवाब क्या मिलता है। त्रिकोण या त्रिभुज में कैसे कम से कम दो कोण होने चाहिए? पहला कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा कोण की आप बात करेंगे मैं आपसे जानना चाहूंगा। कौन से कोण की आप बात करेंगे, इनमें से कौन से कोण होने चाहिए? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। कौन से कोण की बात कर रहे हैं आप? समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो लेट्स सी आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। जवाब तो बढ़िया है, आसान सा मिलेगा, मुझे उम्मीद है आपकी। तो देखते हैं, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं। अगर हम कोण के आधार पर बात करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल दो बेस पर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात हो रही, तो मैं कोण के आधार पर त्रिभुजों की बात करता हूं। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जो यहां तीनों लिखे हैं, न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, और नेक्स्ट होता है अधिक कोण। तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण होता है समकोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दो न्यून कोण हो। अधिक कोण होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, ये था 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, ये वाला, यानी ऐसे वाला। हेलो, कैसे हैं प्रीति? एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। ओके, तो ये वाला हो गया 90 डिग्री से बड़ा। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा है और 100 से छोटा है उसको बोलते हैं अधिक कोण। अब यहां पर कंडीशन आती है, त्रिभुज में कम से कम दो कोण होने चाहिए। अधिक कोण होने के लिए त्रिभुज में एक कोण 90 से बड़ा होता है, तो बाकी दोनों कोणों का टोटल 90 से कम होता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का टोटल तो 180 डिग्री होता है। ऐसे ही समकोण की हम बात करते हैं। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो बचे हुए कोण दोनों का टोटल 90 डिग्री से कम होगा ना भाई। दोनों का टोटल अगर 90 डिग्री से कम होगा, इसका मतलब क्या है कि कोण की अगर हम बात करते हैं दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। और एक्यूट एंगल में तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी 60-60-60, या कोई भी कोण न्यून कोण होता है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि एक त्रिभुज में मैक्सिमम एक अधिक कोण हो सकता है, एक समकोण हो सकता है, एक अधिक कोण हो सकता है, लेकिन न्यून कोण दो होंगे। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम दो कोण होते हैं जिनको आप न्यून कोण कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोगों का। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, चलिए शुरू करते हैं। वन मोर क्वेश्चन ये रहा।
कक्षा 4 में पढ़ने वाले अंकित से पूछा गया, नीचे दिखाए गए दो कोणों में से कौन सा छोटा है। एक सवाल पूछा गया अंकित से ऐसे, एक सवाल चित्र दिया था, उस चित्र को देखकर पूछा गया कि दो कोणों में से कौन सा छोटा है। उसने थोड़ी देर तक तो सोचा, फिर कहा कोण ए कोण बी से छोटा है। बच्चे की आम गलत धारणा के आधार पर अंकित का उत्तर का आधार क्या हो सकता है। तो देखते हैं बच्चे की आम अवधारणा के आधार पर अंकित का उत्तर क्या होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, क्या होगा उत्तर। तो आप देखना चाहेंगे और जवाब देना चाहेंगे मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत तेजी से मिलते हैं और आपने ऑप्शन को चूज भी कर लिया, दैट इज उसने बस त्वरित अनुमान लगाया होगा। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में कौन सा कौन छोटा है, और आप याद रखिएगा जब ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है, समझो समझो समझो, जब ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है तो उस प्रश्नों में जवाब देते समय आप हमेशा याद रखना, हम किसी न किसी जो महान शिक्षाविद हो उसका नाम जरूर जोड़ेंगे। तो मैंने नाम जोड़ा प्याजे साहब का। प्याजे को सब जानते हैं ना। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार चार अवस्थाएं हैं, और आपने पढ़ा होगा एक अवस्था पर क्या कहता है वो, कि बालक 5 किलो रुई और 5 किलोग्राम भार यदि चीनी में दोनों में से अगर पूछा जाए तो वो रुई को ज्यादा बड़ा बताता है कि रुई का वजन ज्यादा होगा। आपने देखा होगा ना कि अगर उसको कोई ठोस चीज 5 किलो का बाट दिखाया जाए या 5 किलो रुई दिखाया जाए तो हमेशा कहता है रुई ज्यादा भारी होगी। क्यों? क्योंकि बालक जब चीजों को देखता है तो वह सोचता है, जो उसको चीज दिखती है उसके देखने के आधार पर वो बोलता है। कुछ याद आ रहा है? तो मतलब क्या है, तो कंडीशन क्या समझ में आई, कंडीशन समझ में आई कि बालक जैसे ही कोण को देखेगा तो उसे सबसे पहले क्या आएगा, क्योंकि ये कोण की भुजाएं छोटी हैं, देखने में छोटा है, और ये देखने में बड़ा है क्योंकि इसकी भुजाएं बड़ी हैं, इसलिए कोण ए कोण बी से छोटा है, ऐसा बच्चे ने कहा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अभी समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डन। आगे बढ़ूं, एक और सवाल लिया जाए। ओके, तैयार हैं सब लोग? वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, दैट इज पैरेललोग्राम, जिसमें एंगल B बराबर 80 डिग्री। तो एंगल D का मान बताओ। इससे आसान सवाल आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर जरूर डालते रहें, क्वेश्चन नंबर जरूर डालते रहें साथ साथ में, जिससे कि मैं आपके जवाबों को सही से समझ पाऊं। एंगल ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। एंगल D क्या होगा, ये का मान क्या होगा यदि 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री या 50 डिग्री? अभी समझ में नहीं, अभी समझाते हैं, दोबारा समझिएगा। देखिए प्लीज, अभी इसके बाद बताते हैं दोबारा से, डोंट वरी। तो यहां पर बी ऑप्शन, तो समांतर चतुर्भुज की पहले प्रॉपर्टीज को समझ लो क्या होती हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AD बराबर BC होगा और AB बराबर CD होगा, ये फिक्स है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरी बात क्या है, समांतर चतुर्भुज के जो कोण हैं, विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, यानी एंगल A बराबर एंगल C होगा, एंगल B बराबर एंगल D होगा। जो विकर्ण वाले कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, उन कोणों का मान बराबर होता है। अगर ये 80 डिग्री का है तो एंगल D भी 80 डिग्री का होगा। इसमें एक प्रॉपर्टी और छोटी सी, उसको भी समझ लो कि समांतर चतुर्भुज की जो आसन्न कोण है, आसन्न मींस एक साथ वाले, एक भुजा पर बनने वाले, जैसे आसपास वाले, जैसे यहाँ पर A है, B लिखा है ना यहाँ पर, तो जो आसन्न कोण है उनका टोटल 180 डिग्री होगा। जैसे अगर B और C की बात की जाए तो B और C को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, ऐसी A और B को जोड़ेंगे तो भी 180 आना चाहिए, A और D को जोड़ेंगे तो भी 180 आता है, ऐसे D और C को जोड़ेंगे तो 180, यानी पास वाले दो कोणों का टोटल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे अगर 80 का ये, तो ये कितने का हो जाएगा, 100 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 100 का, और ये सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 का। अगर आपको ऐसे भी पता है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आसानी से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं और देखता हूं आपका नया सवाल क्या मिलता है और कैसे उसका आप जवाब देते हैं। आप निम्नलिखित उदाहरण में से किस प्रकार की त्रुटि देखते हैं?
ये उदाहरण आपके सामने दिया है, इस उदाहरण में आप किस प्रकार की त्रुटि को देखते हैं। एक, मूलभूत तथ्यों के ज्ञान के अंतराल संबंधित त्रुटि है, पुनर्वर्गीकरण या पुनर्संबंधित त्रुटि है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भाई एल्गोरिथम से संबंधित त्रुटि है, या लापरवाही बस होने वाली त्रुटि है। तो आप कौन सी त्रुटि को यहाँ पर पहचानते हैं, मैं ये जानना आपसे चाहूँगा, और मैं पता लगेगा मुझे जल्दी से अगर आप तेज़ी से उत्तर करेंगे तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, और इस सवाल का जवाब को आप कैसे चूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वेट हो रहा है आपके जवाब का, देखते हैं क्या सवाल का जवाब मिलता है। सिंपल सवाल है, 205 गुणा 9 बराबर 1, 18,045 बच्चे ने लिखा, तो यहाँ पर क्या गलती है। मूलभूत तथ्यों के ज्ञान में त्रुटि है, पुनर्वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि बच्चे ने की है, एल्गोरिथम से संबंधित त्रुटि की है, या लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटि है। तो समझने की कोशिश करते हो, जानते ही सवाल का जवाब क्या मिलता है आपका। लेट्स सी, और देखते हैं आपका जवाब क्या आप देते हैं अभी अभी। ओके, तो शुरू की जाए कहानी, और आप तो तैयार बैठे हैं, हम भी तैयार बैठे हैं, लेकिन पोल थोड़े से आपके अभी तैयार नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो जल्दी से जुड़ते हैं उस सेशन के साथ, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर जवाब पर आपने प्रतिक्रिया दर्शाई है, और ये लाइक शेयर बड़े कम हो रहे हैं भाई, ये लाइक शेयर करते रहो, और लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन करो जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर जवाब मिला है ABCD के रूप में, तो लिखते हैं आपका जवाब आखिर क्या था। तो यहाँ पर आपने जवाब दिया है सी, किसी ने A, किसी ने B, चलो देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर B। अफसोस आपका ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C गलत जवाब हो गए तो सारे। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर B। A भी रॉन्ग है, C भी रॉन्ग है और D भी रॉन्ग है। समझना, गुड इवनिंग रंजना, समझना कैसे रॉन्ग है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले आप समझो इन सबका मीनिंग क्या है, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे आसानी से, नहीं तो सवाल आपसे नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है इन सवालों को अच्छे से समझने की, सवालों को करने की कि सवाल कहते क्या हैं, तभी आप सवाल को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएगा। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या था। पहले मैं बताता हूँ पुनर्वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रिक्लासिफिकेशन को बोलते हैं हासिल संबंधी गलती। अगर बच्चा हासिल का प्रयोग गलत करता है, हासिल का प्रयोग गलत करता है, रॉन्ग यूज ऑफ कैरी, तो हमेशा वहां पर क्या होता है, पुनर्संबंधीकरण की त्रुटि, रिक्लासिफिकेशन की, रीग्रुपिंग की त्रुटि उसको माना जाता है। हम बात करते हैं मूलभूत तथ्यों के ज्ञान के अंतराल में त्रुटि, बाद में एल्गोरिथम का गलत उपयोग। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना। हाँ बिल्कुल, स्टेप। अरे अमृता कैसी है, बहुत दिनों बाद अमृता आई है, आज कैसी हैं आप। यानी एल्गोरिथम के गलत उपयोग से संबंधित त्रुटि, यानी रॉन्ग प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, रॉन्ग प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, यानी आपने स्टेप्स तो सही यूज किए हैं लेकिन उनको ऊपर नीचे गलत बिगाड़ दिया है, ठीक है ना। तो उन रॉन्ग स्टेप्स को कैसे समझना है ये आपको जानना है। ओके, एक मिनट करिएगा, रॉन्ग स्टेप्स को आपको समझना है। तो रॉन्ग स्टेप आपने किए हैं, स्टेप तो सारे पूरे के लिए ऊपर नीचे कर दिए हैं। एल्गोरिथम के गलत कारण को समझ में आया। लापरवाही तो हमेशा होगी, कोई मतलब नहीं कि लापरवाही क्या है। तो लापरवाही का मतलब क्या है कि बच्चा लापरवाही से क्या सीखता है उसको समझो। लापरवाही में तो सारे काम करेगा, वो कम हासिल को भी नहीं जोड़ेगा, इसको भी नहीं जोड़ेगा, उसको भी नहीं जोड़ेगा, वो गलत उतारेगा, तो सब ये लापरवाही है। तो लापरवाही का रीजन ओ कोविड हो गया था, अभी ठीक है, अरे आपने बताया नहीं एक बार भी किसी को। चलिए ध्यान रखिएगा अभी। चलो, तो बात करते हैं आप निम्नलिखित उदाहरण में किस प्रकार की त्रुटि। अब एक रह गया, ये आधारभूत क्या है, मूलभूत तथ्य क्या है। जब बालक एक ही प्रश्न में एक से ज्यादा गलतियां कर देता है तो उसको मूलभूत तथ्य की गलती कहते हैं। अब पहले समझते हैं सवाल था क्या। बच्चे ने कहा 205 में 9 की मल्टीप्लाई की, 9 पंचे 45 का 5 का हासिल लगे 4, तो 9 0 0 और 4 ऐसे तो जोड़ोगे भाई, 9 पंचे 45 हासिल लगा कितना 4, 9 1 9 0 0 0 में 4 जोड़ा तो 4 और 9 दूनी 18, ऐसे तो होना चाहिए। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने क्या काम किया, ऐसे कि 9 पंचे 45 का 45, 9 0 0 9 दूनी 18, तो उसने इस हासिल का तो प्रयोग ही नहीं किया। समझ रहे हो ना, उसने इस कैरी का प्रयोग कहीं नहीं किया। जब बच्चे ने हासिल का प्रयोग नहीं किया तो हासिल संबंधी गलती क्या होती है, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, हासिल संबंधी गलती को बोलते हैं पुनर्वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि, पुनर्समूहीकरण से संबंधित त्रुटि। इज इट क्लियर नाउ, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी किसी को।
ओके डन, बढ़िया सवाल। तो लाइक वाइक करो जल्दी से, लाइक में कंजूसी क्यों करते हो, तो लाइक तो करते रहा करो। एक और सवाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घन के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्यूब? क्यूब के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? घन के 6 फलक होते हैं, घन के 12 किनारे होते हैं, घन के 10 कोने होते हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इनमें से। अब घन तो आप सब जानते हैं ना, कर दिए, बहुत बढ़िया। घन तो आप सब जानते हैं ना, जिसको क्यूब बोलते हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये घन है ऐसे वाला। अब इस घन की बात यहां पर हो रही थी। अब इस घन की अगर हम बात करते तो ये ऐसा बना होता है, हालांकि मेरे पास स्केल नहीं है तो अभी आप ऐसे समझ लेना, ऐसा होता है। उसमें क्या कहा, 6 फलक होते, बिल्कुल सही बात है। 6 फलक कौन से होते हैं? लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम, 6 होते हैं ना, बिल्कुल सही लिखा है। 12 किनारे, किनारे मीन्स 4 एजेस, यानी इसमें 12 भुजाएं होती है। कौन सी? ये जो 2 शीर्ष को मिलाती हैं ऐसे करके। तो ये कितनी? 12, ये भी सही है, गिन लो, 1 2 3 4, 4 3 12। अब बात करते हैं घन के 10 कोने होते हैं, यानी वर्टेक्स 10 होते हैं। किसने कहा? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो 8 ही हैं। तो किसी भी घन के 12 किनारे और 10 वर्टेक्सेस होती हैं। और इस पर एक चीज याद रखना, अभी एग्जामिनेशन में नया ट्रेंड चला है क्वेश्चन आने का, जिसको बोलते हैं यूलर मेथड, यूलर्स फॉर्मूला। शायद आपको पता हो, यूलर साहब ने ग्राफ थ्योरी में एक फॉर्मूला दिया था कि जहां पर किसी भी बहुभुज की आप अगर 2 चीज आपको गिवन है, तीसरी चीज निकाल सकते हैं। जैसे कि, और वो फॉर्मूला क्या था? वो था E-2 इज इक्वल टू E+2 इज इक्वल टू F+B। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे आपको पूछ लेगा, 2 चीज देगा, तीसरी पूछ लेगा। E मीन्स एजेस, F मीन्स फेसेस फलक, और V मीन्स वर्टेक्स। मैं हिंदी में लिख देता हूं, E मीन्स भुजा यानी कोण, F मीन्स फलक, और V मीन्स शीर्ष यानी कोना। ठीक है ना? इस तरह से आप किसी भी आकृति के जवाबों को निकाल सकते हैं। कोई भी आकृति आपको मिलेगी, आप इसके आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से फाइंड कर लोगे, अगर एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आपको मिलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित की शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य कौन सा है? ए, संख्यात्मक कौशल विकसित करना, बी, समस्या हल करने के कौशल में वृद्धि करना, सी, विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करना, बच्चे की प्रक्रिया विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज मेन गोल्स ऑफ डेवलप न्यूमेरिकल स्किल्स, enhancing problem solving skills, nurturing analytical ability, या फिर mathematize the child thoughts process। इनमें से कौन सा जवाब आपका सही होगा? तो यहां पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? बिल्कुल सही पकड़े आप। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बालक की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्कूली शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। डी ऑप्शन बहुत बढ़िया, विद्या, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखा है विद्यांश वेलकम। तो यहां पर बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना एकदम सही जवाब है, क्योंकि गणितीकरण का मतलब समझो क्या होता है, मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बालक हर किसी संख्या की समझ को डेवलप कर लेता है, उसके अंदर सवाल को करने के स्किल्स होते हैं, उसे ये पता होता है किस सवाल में कौन सा सवाल किस सूत्र से, किस फॉर्मूले से, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, तो विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रयोग, तो इसलिए गणितीकरण करना, एक शब्द यूज किया गया गणितीकरण, उससे सभी चीजों का समाधान हो गया। बढ़िया जवाब था। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा। 119, 118, 117, 116 में गुणन में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो तेजी के साथ दीजिएगा जवाब, क्या होता है आपका जवाब। तेजी के साथ मैं चाहूंगा एकदम सही सलामत तरीके से आपका जवाब मिले। कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम, समस्या, टेंशन, चिंता, कष्ट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। और शायद आपको बताया था मैंने, धापू कैसे हैं आप, ये मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आप ऐसे यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो 119 मल्टीप्लाई बाई 118 मल्टीप्लाई बाई 117 मल्टीप्लाई बाई 116, और जब आप ऐसे सवाल करते हैं तो सिर्फ यूनिट प्लेस की गुणा करते हैं,
9 में 8 की करेंगे तो 72। अब आप सिर्फ 2 को लेंगे यहाँ से, 2 में 7 की गुणा कर दो, 7 दूनी 14। अब 4 को लेंगे और 4 छंग 24। तो राइट ऑप्शन क्या है? 8A। बहुत बढ़िया, 4, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन हुआ 8A, यानी एकदम सही जवाब है। बहुत आसान। यूनिट प्लेस निकालना तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, मे भी आपको समझ आ गया होगा। एक और सवाल लेते हैं, और आसान सवाल था ये तो। एक और नया सवाल आपके स्क्रीन पर देखते हैं और जानते हैं आपका जवाब क्या है। कक्षा 4 के छात्र को हल करने के लिए एक पहेली दी गई। मेरे 2 अंक समान हैं, पहला अंक दूसरे अंक की तुलना में छोटा है, मेरे अंकों का योग 10 है, मैं कौन सी संख्या हूं? 46 या 56। छात्रों को इस प्रकार की पहेली देने का उद्देश्य क्या है? उन्हें दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यह आकलन करना कि क्या वो सम और विषम शब्द को पहचानते हैं, संख्याओं को जोड़ने और उनके कौशल का परीक्षण करना, छात्रों की समझ के स्तर का परीक्षण करना। इनमें से कौन सा जवाब प्रश्न नंबर 9 का आप देना चाहेंगे? तो यहां पर ऑप्शन जयनाथ कह रही है ए, अमृता ने भी कहा ए, तो यहां पर रंजना कह रही है ए, सब लोग कह रहे हैं ए ए ए ए ए ए ए ए, ढिंका चिका ढिंका चिका। तो ये तो ऐसा वाला गाना बन गया है। सी, अतीक्षा ने कहा है सी। चलो समझते हैं। पहले एक चीज को ध्यान से समझना जो आपको बार बार फ्यूचर में भी प्रॉब्लम करेगा, तो उस प्रॉब्लम को अभी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जितनी भी पहेली हैं, ये जितने भी खेल हैं, गणितीय खेल हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है, गणित में रुचि उत्पन्न करना। गणित में रुचि लाना, या आप कह सकते हैं उस विषय को दिलचस्प बनाना। अब समझने की कोशिश करो, क्या गणितीय पहेली के आधार पर आप बच्चों की समझ का स्तर का प्रश्न कर सकते हैं? नेवर, नहीं। इस बात को याद रखना। आप हमेशा याद रखेंगे कि आप बच्चे की किसी भी बुद्धि के स्तर का परीक्षण पहेली से नहीं कर सकते। रंजना ने एक स्माइली रोने वाला भेजा, शायद गलत जवाब हो गया उनका। तो कभी भी आप किसी भी बच्चे का परीक्षण नहीं कर सकते हैं, इस चीज से याद रहेगा। दूसरी बात, आप उनके कौशल का परीक्षण नहीं कर सकते, आप उनका आकलन नहीं कर सकते। पहेली के माध्यम से आप बालक का ना तो आकलन कर सकते हैं, ना ही आप संख्याओं को जोड़ने का परीक्षण कर सकते हैं, और ना ही उनकी समझ का परीक्षण कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है उद्देश्य है एनसीएफ में पहेलियों का? कि बालक को दिलचस्प और चुनौती। अब ये चुनौतीपूर्ण क्या है? ये आपको लग रहा होगा नेगेटिव है। दैट इज चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि आप क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो बच्चों को प्रश्न दे देते हैं, है ना, कि पहेली सबसे पहले कौन करेगा, और जो बच्चा सबसे पहले करके दिखा देता है वही अच्छे नंबर ले जाता है ना। बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन क्या था? राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, उन्हें दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपसे लेते हैं। चलिए, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है? इनमें से 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है? ए 5,54,789, बी 2,14,357, सी 7,35,321, डी 7,74,342। ए ऑप्शन मिला है। चलिए, ए ऑप्शन सबसे पहले अतीक्षा ने ए ऑप्शन दिया, आप लोग क्या देना चाहेंगे? डी ऑप्शन में मिला है, धापो ने डी ऑप्शन दिया है। चलो देखते हैं एबीसीडी के माध्यम से आप लोगों के जवाब में आखिर क्या खलबली है, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है। चलो देख लेते हैं। आप 9 का विभाजन का नियम जानते हैं ना, कि संख्या के अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए 9 से।
तो वही कर लेते हैं हम, हमने क्या प्रॉब्लम की। देखो 2 + 5 4 7 8 9 कितना होता है, 9 8 17 7 24 4 28 2 3 5 35। क्या 35 9 से पूरा कटता है? आपने कहा बिल्कुल नहीं कटता सर। छोड़ दो, ये 9 से नहीं कटेगा। तो आप सभी को चेक करना है ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ इसको, 7 7 4 3 4 2 सबको जोड़ें। 7 7 14 4 18 3 21 4 25 2 27 27। 9 से कटता है ना, तो राइट ऑप्शन क्या बना, डी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरती से जवाब दिया आपने, डी ऑप्शन। क्योंकि बाकी सबका सब नहीं बनेगा, सिर्फ डी का बनना था, इसलिए मैंने डी ले लिया। बाकी आप लोग करिएगा प्रैक्टिस और निकाल के देखिएगा 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। रबीना डी, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, कक्षा 4 के छात्रों को उपयुक्त आकृतियों की सहायता से सिद्ध करने के लिए काम दिया गया कि वह परिमाप या परिधि, उदाहरण के लिए 24 सेंटीमीटर वाले 2 या 2 से अधिक आयत हो सकते हैं। छात्रों के काम का आकलन करने के लिए क्या ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, मैं आपको वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर का। ओके, तो जवाब मिलने लगी है डी। बहुत बढ़िया। सवाल को देखो, ऐसे सवाल पेडागोगी में जब पूछे जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख भी होता है कि सवाल कैसे नहीं हो रहा है। लेकिन अभी इसको समझने का प्रयास करिएगा। सवाल क्या था, उसने कहा कि एक ही परिमाप या परिधि के 2 या 2 से अधिक आयत हो सकते हैं। बच्चा बोला हो सकते हैं, तो क्या बताया उसने, चलो बना के दिखाओ। तो बच्चा क्या करेगा, बोला जी एक ही परिमाप या परिधि, एक ही बात है, यानी उदाहरण के लिए 24 सेंटीमीटर के 2 से ज़्यादा आयत हो सकते हैं। उसने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। बोले जी 2 और 10 4 8 है ना, 5 7 जोड़ो, आयत हो सकते हैं ना। देखो इसका परिमाप कितना होगा 24, इसका परिमाप भी 24, इसका परिमाप भी 24 होगा, सब 24 होगा ना। तो मतलब क्या था, तो छात्र के काम का आकलन, अब उसको असेसमेंट करेंगे तो क्या निर्देश होना चाहिए कि छात्र परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई चौड़ाई के अलग अलग संयोजनों को लिखने में सक्षम है ना। गलत जवाब है डी, राइट ऑप्शन है बी। क्योंकि बालक जब आप काम दिया जाता है देखो उपयुक्त आकृतियों की सहायता से देना है। अगर संयोजन लिखेगा तो वो लिखेगा 2 10 हो सकता है, 4 8 हो सकता है, 5 7 हो सकता है। तो ये क्या है, ये संयोजन है, ये कॉम्बिनेशन है जो उसने लिखा। लेकिन इसमें आकृति कहाँ है, तो बालक को आकृति भी बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि उसने पहले ही बोला उपयुक्त आकृतियों की हेल्प से करना है सवाल। तो एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई चौड़ाई में उनमें सभी के 2 को बनाने में सक्षम है। बात समझ में आ गई। हाँ, तो सवाल को समझो, पढ़ो सवाल में पूछा क्या गया है, तभी तो जवाब देंगे। जब सवाल आपसे अच्छे से पूछेगा आप अच्छे से जवाब देंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके सामने रखता हूं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 2 तथा 4 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर बता दो कितना है। 0 to 4 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। 204 18 396 या 216। देखिए जवाब क्या मिलता है। सवाल बड़ा आसान सा है और जवाब भी इसका आसान सा हो जाए तो मजा आ जाए बात में। अभी तो आप पर डिपेंड है सवाल का जवाब क्या देंगे। मैं भी इंतजार में बैठा हूं वैसे तो। और किया जाए ना। ओके, तो 396 मिला है मुझे जवाब। बहुत बढ़िया, प्रीति ने कहा 396, 216 भी दिया है, डी ऑप्शन दिया 216 दो लोगों ने, धापू ने और रंजना ने डी। अच्छा, रबीना भी डी बोलती है, सबने 216। क्या बात है। समझिए कैसे आया, आखिर इसका जवाब डी क्यों था। लेट्स सी। देखो आपने सबसे बड़ी संख्या बनाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, 4 2 0,
लेकिन आपने गलती से क्या किया, छोटी संख्या बनाते समय हमने 0 2 चौक रख दिया, जो कि छोटी संख्या नहीं होगी, क्योंकि 3 अंकों से बनी संख्या चाहिए। 0 24 3 अंक से नहीं बनी जाती, क्योंकि यहाँ पर 0 की सार्थकता है ही नहीं। आप चाहे 2 0 और लगा दो, उससे कोई वैल्यू नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 की सार्थकता है कुछ भी नहीं, 0 की सार्थकता 0 है, क्योंकि वो अंक से पहले लिखी है। तो ये संख्या सबसे छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इसका प्रयोग ही नहीं हुआ। छोटी संख्या क्या होगी, 204। अभी समझ में आया? तो आपको 420 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या 204 बनेगी, उसको घटाएंगे तो 6 1 2, तब 216 मिलेगा। अभी क्लियर है? कोई मेरा साथी जिसको सवाल समझ में ना आ रहा हो, यस के नो? जिसको नहीं आ रहा हो जल्दी से बताए, मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत ही खूबसूरती से जवाब मिलता है आप लोगों को। तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा। गणित की प्रकृति है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ मीठा हो जाए, है ना, कुछ मीठा भी तो हो जाए, तो देखते इस मीठे में आपको कैसा टेस्ट आता है। गणित की प्रकृति कैसी है? यह सजावटी है, यह मुश्किल है, यह तार्किक है, यह असामान्य है। सबको पता है, ये सब जानते हैं कि गणित की जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज लॉजिकल। गणित की प्रकृति तार्किक है, लॉजिकल है। यहाँ पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए पढ़ाया जाता है, और यही तो आपका जवाब था। कुछ आसान सवाल भी आ गए हैं, कुछ बच्चे बड़े हैं तो आसान सवाल भी जरूरी हैं। क्वेश्चन एक और आपके सामने, राजश्री उद्योग ने 2013 में क्या काम किया? 2013 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की 78,000 इकाइयां बेची, और उसी साबुन की 2014 में 1,09,90 कॉपियां बेची। तो 2014 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की बेची गई इकाइयों में वृद्धि कितनी है? अब तो शब्द ही निशब्द हो गया हूं मैं, क्योंकि इसका सवाल अगर नहीं दिया तो पानी ले आना अपने पास। ओके, पोल, हाँ ये पब्लिक है भाई, सब जानती है, बहुत बढ़िया। तो जवाब है पब्लिक है, सब जानती है। जवाब चाहूंगा पब्लिक का क्या मिलेगा, रिएक्शन इस सवाल के ऊपर। और यहां पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत सिंपल सवाल था भाई। 2013 में टोटल थे 7,8,000। 2014 में कितने हो गए? 1,09,90। अब उसने कितनी ज्यादा बेची गई, घटाना ही तो था, तो घटाने में प्रॉब्लम क्या आ गई? 0 से 0 घटा दिए, 9 9। अब 10 में से 8 गए 2, और 9 में से 7 गए 2। यही तो उत्तर था आपका, ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी सवाल था, आपने इसको गलत कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको आप कैसे गलत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जवाब। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, फिर तो ये रहा तेजी के साथ, उसका भी मुझे उत्तर चाहिए आपसे। चलिए, मनु जोर जोर से पहाड़ा सुनाना पसंद करती है। वह दूसरों से चर्चा, बहस और बात करने का आनंद भी लेती है, लेकिन गणित की समस्याओं पर चुपचाप काम करने में उसे कठिनाई होती है। मनु है, कैसी है मनु? क्या है? एक अति सक्रिय बच्ची है, काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी है, श्रवण शिक्षार्थी है, या दृश्य शिक्षार्थी है। किस तरह की बच्ची है मनु, ये आपको बताना है। तो देखते, हाइपर एक्टिव गर्ल है, काइनेस्थेटिक लर्नर है, हियरिंग लर्नर है, या फिर विजुअल लर्नर है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। और सवाल का जवाब मुझे बहुत अच्छे से चाहिएगा, आप गलत मत करिएगा। सवाल बहुत ही आसान सा है, और यहाँ पर जवाब में मिले सी। क्या बात है, बहुत ही तरीके से लोग जवाब देते हैं। बढ़िया खूबसूरत जवाब आप लोगों का। ओके, पूजा ने सबसे पहले आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। समझो, कोई बालक मनु है, वो क्या करती है? वो जोर जोर से पहाड़ा सुनाना पसंद करती है, बोल के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोल बोल कर याद करते हैं, आपने देखा होगा ना, वो बोल बोल कर याद करते हैं। क्यों याद करते, कभी सोचा है? क्योंकि जो शब्द वो बोलते हैं वो उनके मुखमंडल से निकलता है और प्रिय कर्णों में चला जाता है, और कर्णों से जाकर वो सेलिब्रम से होता हुआ आपके मस्तिष्क की ग्रंथि तक पहुंचता है और उससे हो जाता है। इसी वजह से स्क्रीन में सही से नहीं दिख रहा, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है विनोद जी, आप एक बार अपने पिक्सल्स को बढ़ाइए। ओके, तो काइनेस्थेटिक विद्यार्थी नहीं होगा, अति सक्रिय वो होती तो कठिनाई महसूस थोड़ी करती, वो है श्रवण शिक्षार्थी। क्योंकि जो बच्चा बोलना, बोल बोल कर सुनना पसंद करते हैं, बोल बोल कर पहाड़ा सुनाते हैं,
या फिर बोल बोलकर दूसरों को चर्चाओं में बहस में अपने आप को ले लेते हैं, या बात करने का आनंद लेते हैं, लेकिन गणित की समस्या पर चुपचाप काम करने में उनको कठिनाई होती है। तो मनु है कैसी बच्ची है। तो ऐसे बच्चों को श्रवण शिक्षार्थी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम कहाँ होती है, सुनने में। वो उन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, क्योंकि सुनने के आधार पर उसने मुंह से बोला, कान में तक नहीं पहुंचा तो उसको याद ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे विद्यार्थी श्रवण विद्यार्थी की यानी हियरिंग लर्नर की श्रेणी में आते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। एक और सवाल है फिर तो, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओके, जवाब देखते हैं क्या। 19/21 गुणा 399/323 गुणा 476/661 बराबर क्या। देखते हैं जवाब क्या मिलता है इसका आपका। बहुत सिंपल सा सवाल है, चाहूंगा आराम से कर लें हम लोग इसको, और अच्छे से भी करें। ओके, जवाब आने लगे हैं आप लोगों के। सन्नाटा छा गया खेमे में, बड़ा सवाल है क्या। चलो करते हैं छोटा। देखो, अगर मैं इसको सवाल को करता हूं 19 से काटता हूं, 19 में 19 का डिवाइड करोगे तो 19 19 के हम 361 होते हैं। 19 से ऊपर वाले को काटते हैं, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, यही तो हो जाएगा। और 21 से 21 कट गया, क्या बचा भैया, 476/323, है ना। अब ये 476/323 है, किससे कटता है, 3 और 2 5 और 3 8, ये 19 से कटेगा, 19 से कम 19, 19 एकम 19, बचे 11। ओके, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गई। सिंपल सवाल था भाई। अब ये तो आपको कट के मिल गया ना, दोबारा देख लो। 19 से 19 से 161 ये कट गया, 19 से ये काटा 21 बार, 21 से 21 कट गया, अब क्या बना, 476/323, यही हुआ ना। तो आप लोगों ने सी जवाब दिया है इसका, 82/21। तो भाई 82/21 तो मुझे मुश्किल लग रहा है आपका जवाब आना, लेकिन 28/19 आपका जवाब जरूर आ सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ तो 28/19 आप जवाब जरूर ले सकते हैं। तो कौन सा जवाब देने की उम्मीद रखते हैं आप इन दोनों में से, 28/19 क्या जवाब देने का पसंद करेंगे, ये आपका सवाल, और ये मेरा जवाब है। तो देखिए जवाब क्या मिलता है। कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, सूना पड़ा है आप लोगों के बिना, और आप शांत बैठे हैं सब लोग, ऐसा क्यों भाई। हाँ जी, चलो मैं इसका बता देता हूँ। तो राइट ऑप्शन क्या है, अरे कमेंट तो देख लो, कमेंट क्या रहे हैं। तो राइट अमेंट क्या मिल रहा है आप लोगों का, अब डी। हाँ, अब की बार सही क्या, देखो सिंपल थ्योरी थी भाई, 476/323, 17 से कट जाएंगे दोनों, काट लो 17 से, 17 एकम 17, 17 निम्न 133, 17 दूनी 34, और 17 8 126, 36, सॉरी, यही तो आंसर था। बताओ क्या प्रॉब्लम होगी आंसर देने में, इतना आसान सवाल और आप गलत कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप ऐसे सवालों को भी गलत कर लेते हैं, ऐसा क्यों भाई, ऐसा कई बार हुआ है। और लाइक वाइक बहुत कम मिल रहे हैं भाई, लाइक वाइक तो करते रहो, बार बार लाइक करो भाई, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। ओके, बढ़ते हैं आगे, सबको समझ में आया। जब चार्ट मॉडल तथा अन्य दृश्य सामग्रियों के माध्यम से सिखाया जाता है तो प्रीति बेहतर सीख लेती है, उसे लिखी बातें समझने में कठिनाई होती है। प्रीति है विद्यार्थी,
दृश्य शिक्षार्थी, काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी या फिर धीमी बच्ची? तो जवाब क्या मिल रहा है आप लोगों का? हाँ, वो था, आपको टाइम लग रहा हो, कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम ले सकते हैं, नो इशू, टेक योर टाइम, टाइम लो और सवाल को करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना जरूरी है। तो जब चार्ट, मॉडल, श्रेणी, अन्य दृश्य सामग्रियों के माध्यम से सिखाया जाता है तो प्रीति बेहतर सीख लेती है। उसे लिखी बातें समझने में कठिनाई होती है, प्रीति है, लिखी हुई बातें नहीं समझ पाती है, लेकिन उसे अगर किसी सामग्री के माध्यम से सिखाया जाए तो बहुत जल्दी सीख लेती है। तो वह कैसी बच्ची है? ए, श्रवण शिक्षार्थी, दृश्य शिक्षार्थी, काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी या फिर धीमी बच्ची? इस बार तो आप लोगों ने एकदम जवाब को निला दिया है। इस बार तो बड़ा खुश होके जा रहा होगा कि आए हैं तेरे दर पे, जाएंगे न खाली, झोली भर के आए हैं, खाली नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे इस बार। इसलिए आपका जवाब एकदम तेजी के साथ मिला है और खूबसूरत जवाब था, क्योंकि अगर बच्चा चार्ट, मॉडल या अन्य दृश्य सामग्रियों के माध्यम से सीखता है तो बच्चा विजुअलाइजेशन होता है, विजुअल लेवल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ, देखता हूं नेक्स्ट सवाल क्या है। ओ, बड़ा आसान सवाल है। 10 + 205 डिवाइड बाई 5 माइनस 5 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 16, क्या जवाब होगा इसका? ओके, जवाब क्या आ रहा है? सी वाले ऑप्शन को अभी समझाते हैं। इस वाले की बात करें, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो चीजों को स्पर्श करके, छू करके, अपने हाथ में उनको स्पर्श करके सीखते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अब देखो, सवाल सिंपल था। 10 प्लस, पहले क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा ना, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर भी पहले डिवाइड। तो 205 से 5 का डिवाइड करें तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 41 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, 10 डिवाइड बाई 6, 36, 6 चंग 36, 16। इज इट क्लियर? कितना आसान सवाल, कितने कितने आसान सवाल है जिनको आप कर रहे हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल देखते हैं, आपका सवाल क्या होगा, लेट्स सी। रीना ने समस्या का हल करते समय कहा, एक चींटी के 6 पैर है तो 25 चींटियों के कितने पैर होंगे? उसका उत्तर था 31 पैर। उसके गलत उदाहरण का या उत्तर की आधार क्या हो सकता है? एक, समझ की कमी, मूलभूत तथ्यों की कमी, ऑपरेटर का गलत उपयोग या लापरवाही। ओके, जवाब मिल रहा है ABCD के, बोर्ड मास्लो, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसको समझ लेते हैं, इसमें से क्या प्रॉब्लम। अब देखो, रीना की समस्या का हल करने के लिए कहा गया एक चींटी के 6 पैर हैं तो 25 के कितने होंगे? 150। ये बात सही है, ये बात समझ में आ गई ना? अब क्या हुआ, उसने कहा एक चींटी, 25 चींटियों के कितने पैर होंगे? तो जब एक चींटी के कितने पैर हैं तो उसने कहा उसका उत्तर कितना था? 31। तो उसने क्या काम किया, उसने इन पैरों को गुणा करने की जगह जोड़ दिया, नहीं, गलत उपयोग किया ऑपरेटर का, रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक है, रॉन्ग ऑपरेटर का उसने इस्तेमाल किया यहां पर, दिस इज रॉन्ग ऑपरेटर, क्योंकि उसे गुणा करना था, उसने ऐड किया दिया। जब उसने 31 दिया, उसका उत्तर 31 किस लिए था? क्योंकि उसने दोनों को जोड़ दिया।
जब ये करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था। मैंने क्या बताया, जब भी बालक जोड़ने की बात करता है, घटाने की बात करता है, गुणा की बात करता है, तो याद रखिएगा ऑपरेटर का मतलब होता है गलत तरीके से आप प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देते हैं, तो उसी को ऑपरेटर बोलते हैं। हाँ, उसने प्लस कर दिया। एक और सवाल, 20वां सवाल आपके सामने। 24 गुणा 26 माइनस 18 2 बराबर 615 समीकरण में स्टार के स्थान पर कौन सी गणितीय प्रक्रिया आनी चाहिए? इसको तो दे दो, आसान सवाल है, ये मैंने समझाया हुआ है, पेपर प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझाया है, तो सवाल मैंने इस तरह के। तो देखते क्या है, क्वेश्चन था 24 मल्टीप्लाई बाई 26 माइनस 18 क्या, जिससे कि ये बराबर आ जाए। तो देखो इस सवाल को करते समय याद रखिएगा एक बार, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको सॉल्यूशन देखना पड़ता है कि क्या मिलना। हम सारे ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं। तो 24 और 26 की अगर मैं गुणा करता हूँ, हाँ जी दापू जी समझ में आ रही है बात, अगर मैं 24 और 26 की गुणा करता हूँ तो वो कितना मिलता है? आपने कहा 624 मिलेगा। ये तो 624 हो गया, माइनस का 18, अगर मैं यहाँ प्लस रखता हूँ 20, तो ये 675 नहीं बनेगा। 20 और 624 बराबर 20, 644 होंगे। अगर मैं 624 माइनस 18 गुणा वाट, आपने माइनस रख दिया, 16 हो गया, तब भी नहीं आएगा ये, मैंने डिवाइड रख दिया। 24 गुणा 26 बराबर 624 माइनस 18 गुणा 3 36। समझ में आ रही बात? डिवाइड बाई, गुणा नहीं करूंगा, डिवाइड करूंगा। 18 से डिवाइड करेंगे 6, तो 624 ये था, और 18 में 3 6 18। क्लियर? फिर से देखते हैं एक बार, 26 की 24 की गुणा करेंगे तो 26 गुणा 24 था ना, 24 गुणा 26, ओके 624 आएगा। 18 डिवाइड बाई 2, ओ माफ करना, इट्स 2, दैट इज 9। यहाँ कर देता हूँ दोबारा से, नहीं तो प्रॉब्लम सवालों में हो जाएगी। 24 गुणा 26 18 तो आपने क्या दोनों की गुणा करी, तो 624 माइनस 18 डिवाइड बाई 2, 624 माइनस का 9, 6 से बन। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा ऑपरेटर रखना था जो ऑपरेटर सवाल को सही कर दे और आपको सही सही बता दे कि आप कर क्या रहे हो। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं किसी को? क्लियर है? बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों अब मैं आज इतना ही पढ़ाऊँ।